जो अखिल भारतीय सेवा या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा या किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धी सेवा में अपना करियर बनाना चाहते हैं और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक स्वर्णिम भविष्य को अपनाना चाहते हैं। और इसी कड़ी में आज हमने पहले भी सोचा था, लेकिन आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास युवा मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर की एक पहचान और है। एक मुखर्जी नगर दिल्ली में है, देश की राजधानी में है, और इस मुखर्जी नगर में पूरे देश से आने वाले वो युवा पहुंचते हैं जो अखिल भारतीय सेवा में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इसी तरह न्यायधानी बिलासपुर का भी एक पूरा क्षेत्र है जो मुखर्जी नगर ही कहलाता है, क्योंकि उसका स्वरूप बिल्कुल वैसा ही है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से, बल्कि आसपास के राज्यों से भी आने वाले युवा वहाँ डेरा डालते हैं, कोचिंग में पढ़ाई करते हैं, और शाम को जैसे मुखर्जी नगर में जन समूह नज़र आता है विद्यार्थियों का, इंटरनेट कैफ़े या जो किताबों की दुकान है या सड़कों पर रोज़मर्रा की चीज़ें ख़रीदते हुए, वैसे आपको वो मंज़र बिलासपुर में दिखता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जितने बच्चे बिलासपुर से निकलते हैं, शायद किसी दूसरे ज़िले से उतने बच्चे नहीं निकलते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे युवा प्रशिक्षक हैं जो बिलासपुर में अपनी एक कोचिंग चलाते हैं मंत्रा के नाम से, और बहुत सारे विद्यार्थी, 70 से ज़्यादा विद्यार्थी विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफल हो चुके हैं और कई उसी कतार में खड़े हैं। तो मुलाकात करिए, हमारे साथ हैं मनीष पटेल जी। मनीष जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले मुझे यही बताइए, थोड़ा सा आप अपने बारे में अपना परिचय दीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया और उसके बाद दिल्ली का रुख किया। किस तरह का अनुभव था वो जब आप दिल्ली पहुंचे थे और आपने कोशिश शुरू की थी? थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूं, लेकिन कैसे याद करते हैं उस समय को और कैसे आपका आना कोचिंग की तरफ हुआ? मैं अपनी जीवन यात्रा शुरुआत से बताना चाहूँगा सर आपको। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा जो है गांव से हुई थी। मतलब मैं जांजगीर चांपा जिले के डभरा के पास एक गांव है भेड़ीकोना, वहाँ से हूँ। उसके बाद मेरी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की शिक्षा है वो बिलासपुर से, और ग्रेजुएशन भी बिलासपुर से हुई। और रायपुर से मैंने पीजी किया लोक प्रशासन से। और इसी दौरान मतलब जो स्कूली शिक्षा हो रही थी मेरी, मतलब उस समय मेरा टारगेट था कि इंजीनियर बनना है ना, इंजीनियर बनने का सपना था। फिर जैसे ही जब 12th कर रहा था, 12th करने के दौरान कुछ पुराने यहाँ के सिलेक्टेड थे 98-99 बैच के डिप्टी कलेक्टर डीएसपी वगैरह थे, उनसे मुलाकात हुई मेरी। तो 12th तक बाद मेरा लाइन चेंज हो गया, है ना। मुझे लगा कि इंजीनियर बनने के बजाय सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में जाना चाहिए। यहाँ मेरा एम है, मतलब भावना है कहना चाहिए जन कल्याण वाली, है ना, वो इसमें ज़्यादा अच्छे से मैं काम कर सकता हूँ, ऐसा लगा। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन से ही मेरी तैयारी स्टार्ट हो गई थी। तो उस समय ग्रेजुएशन से तैयारी स्टार्ट करना मतलब बड़ी बात होती थी, है ना। मतलब शुरुआत से ही मैं फर्स्ट ईयर से ही क्लास जाने लगा। यहाँ बिलासपुर में कोचिंग क्लास ज्वाइन किया था, तो यहाँ फर्स्ट ईयर से ही जाने लगा। ग्रेजुएशन तक मेरी पूरी तैयारी हो चुकी थी, प्री मेंस सब की। उसके बाद हाँ, मैंने अटेम्प्ट दिया 2005 का, तो उसमें मुझे सफलता मिली, लेकिन अंतिम सफलता नहीं मिल पाई। तो ये दौर चलता रहा। मतलब वैकेंसी राज्य है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, जिसका गठन नवंबर 2000 में हुआ था। तो शुरुआती की 10 साल वैकेंसी की कमी थी, तो उसका सामना मतलब दिक्कतों का सामना हमें भी करना पड़ा। फिर आगे मैं चला गया दिल्ली में रहा लगभग 5 साल, है ना, 2016 के जून तक। इसी दौरान मैं वहाँ मतलब दिल्ली में कोचिंग संस्थानों से जुड़ा था। मतलब वहाँ के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से भी जुड़ा हुआ था मैं। मतलब 2012 से 16 तक जुड़ा हुआ था वहाँ पे मैं। फिर मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए, मतलब वहाँ अच्छा पैकेज मिल रहे थे कोचिंग संस्थानों में, मतलब अटेम्प्ट ख़त्म होने के बाद, है ना। तो मुझे लगा कि मुझे अपने राज्य में जाना चाहिए और अपने राज्य के
युवाओं को मार्गदर्शन करना चाहिए लगा। जी, बहुत सुंदर बात आपने कही, ये बहुत अच्छा आपने सोचा, क्योंकि दिल्ली का आपका अनुभव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और दिल्ली का ये अनुभव छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को मिले। मैं इसी प्रश्न पर आता हूँ अगला कि आपने जो ये भूमिका, कई बार नियति प्रारब्ध हमको उस तरफ ले जाता है जो हम जिस काम को सोचते हैं शायद उससे भी कोई बड़ा दायित्व नियति हमें देने के लिए तैयार रहती है, और शायद आपके लिए भी नियति ने, प्रारब्ध ने यही रास्ता चुना। मुझे ये समझाइए ज़रा, क्योंकि कई युवा विद्यार्थी हम इस कार्यक्रम में बात करते हैं, आपने दिल्ली आने वाले जो बहुत ही मेधावी विद्यार्थी हैं देश के अलग अलग राज्यों से और जो बहुत फोकस्ड होकर वहाँ आते हैं, आपने क्या देखा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से जो विद्यार्थी दिल्ली जाते हैं उन विद्यार्थियों में, या और जो बहुत तैयार हैं मानसिक रूप से, दिल्ली के ही स्टूडेंट्स हैं, बॉम्बे के स्टूडेंट्स हैं, या चंडीगढ़ के हैं, जयपुर के हैं, लखनऊ के हैं, पटना के हैं, उनमें क्या अंतर पाया आपने, उनकी मानसिकता में क्या अंतर देखा? क्योंकि ये सवाल बार बार होता है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के युवा आखिर किन प्रतिमानों पर उन्हें आगे बढ़ना। मतलब मैंने वहाँ देखा सर दिल्ली में कि हमारे जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के जो युवा हैं, मतलब शुरुआत में ही देखें, मतलब यहीं से, तो इनको जो एक प्रॉपर जो गाइडेंस की का अभाव रहता है ना, मार्गदर्शन का अभाव रहता है इनको। मार्गदर्शन के ये अभाव में ये यहाँ के जो युवा मतलब टैलेंट होने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते, कहना चाहिए, है ना। जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और चंडीगढ़, मुंबई वगैरह का देखें तो उनको एक बचपन से ही एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। मतलब स्कूल लेवल पे ही उनको पता चल जाता है कि एक आईएएस क्या होता है, डिप्टी कलेक्टर क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है। हमको तो ये नहीं पता था कि कलेक्टर कैसे बनते हैं, है ना। जब स्कूल में थे, मतलब प्राइमरी माध्यमिक स्कूल में थे, मिडिल स्कूल में थे, तो पता ही नहीं था कि कलेक्टर बनते कैसे हैं, है ना। हमें लगता था कि इसके लिए भी कुछ चुनाव वगैरह होते रहे होंगे, है ना, मतलब होता होगा ऐसा लगता था है ना। तो बाद में आगे चल के यहाँ जब बिलासपुर आए, है ना, मतलब हाई स्कूल के लिए, तब पता चला कि कलेक्टर के लिए भी आईएएस का कुछ एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी, है ना, जो एग्ज़ाम लेते हैं यूपीएससी, ऐसा पता चला। तो यही है सर मेन की जानकारी का अभाव है, टैलेंट की कमी नहीं है। जी, ये आपने बड़ी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आपने कही। इसको मैं इस रूप में भी समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश, बिहार या जो दूसरे स्टेट्स हैं जिनका अखिल भारतीय सेवा में या राज्य सेवाओं में दबदबा है, वहाँ परिवार में ही ये परंपरा है कि या तो वहाँ परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति है या कोई ना कोई व्यक्ति जो सफल नहीं हुआ है, बड़ा भाई हो सकता है, पिता हो सकता है, अंकल हो सकता है, कजिन हो सकता है, उसके पास पूरा अनुभव है, तो वो परिवार के युवा सदस्य को जो आना चाहता है उसको पूरा गाइडेंस पहले दे देता है कि ये कोचिंग अच्छी है, दिल्ली में ये अच्छी है, यहाँ पर ये अच्छी है। ये आपने बड़ी अच्छी बात हमें कही। तो गाइडेंस की आपने ये जो शुरुआत की है मनीष जी, कैसे ये विचार मन में आया? आसान नहीं था, दिल्ली में बड़ा चमकदार पैकेज था आपके पास, बहुत सारी सुविधाएं थी और दिल्ली एक ऐसी जगह है कि उसका अपना अलग आकर्षण है, लेकिन क्या माटी की महक थी आपको जो जांजगीर चांपा और बिलासपुर की जड़ों की तरफ ले आई आपको, है ना। मतलब माटी की महक और मिट्टी की सेवा ही थी जो यहाँ खींच लाई बिलासपुर, है ना। तो यही था सर। जी सर, हमें लगा कि बचपन, मतलब हमें जो स्टार्टिंग लेवल में जो मार्गदर्शन में दिक्कत आई थी, मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस के कारण हमको खुद से ही सीखना पड़ा था सर। तो यही लगा कि हम कहना चाहिए हमारा जो अनुभव है, मतलब 12-13 साल का जो अनुभव था, तो उसको अनुभव को किसी दूसरा नया फील्ड का चुनाव करते, है ना, नया फील्ड का चुनाव करते तो हमारे लिए भी एकदम नया होता। और ये अनुभव जो था 12-15 साल का जो है, तो ये अनुभव फिर से जीरो हो जाता, कहना चाहिए, है ना। तो यही लगा कि हमारा जो एक्सपीरियंस है ना, हमारे राज्य को, युवाओं को हमारे एक्सपीरियंस से फायदा हो, है ना, अधिक से अधिक, इस उद्देश्य से यहाँ आए। मतलब पैसा बहुत सुंदर बात है, बहुत बधाई आपको। पैसा मोल जी, पैसा केंद्र में नहीं था। जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। हालांकि जीवन चलाने के लिए पैसा तो आवश्यक है, लेकिन पैसा मतलब मूल केंद्र में नहीं था, है ना। इसीलिए जो हमारे यहाँ जो आते हैं, जो स्टूडेंट आते हैं, मतलब हर आर्थिक वर्ग के आते हैं, मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है वो भी आते हैं, मिडिल क्लास के भी आते हैं, हाई क्लास के भी स्टूडेंट आते हैं हमारे यहाँ क्लास के लिए।
तो हम देखते हैं कि अगर कोई आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है ना, तो उनकी फीस माफ़ कर देते हैं, मतलब फीस लेते ही नहीं उनसे। क्या बात है साहब, बहुत बधाई आपको जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। मुझे ये बताइए कि वो 4-5 वो क्या गलतियां हैं जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे हार्डकोर हिंदी भाषी राज्य से अखिल भारतीय सेवा या राज्य सेवा में जाने का सपना रखने वाले युवा लड़के लड़कियां करते हैं? सबसे पहले तो सर मुझे लगता है कि जो मतलब पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए, मतलब बच्चे का रुझान कैसा है और उसको जो कहना चाहिए विभिन्न सेक्टरों के संबंध में मतलब जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए पेरेंट्स को, ताकि स्कूल लेवल पे ही एक डिसाइड हो जाए कि बनना क्या है बच्चे को एक्चुअल में, है ना। उसको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है ना, या प्रोफेसर या आईएएस या क्या बनना है। तो ये अगर डिसाइड हो जाए तो हम 12th के बाद एक जहाँ जाना है, जिस भी सेक्टर में जाना है वहाँ के लिए फोकस कर सकते हैं। मतलब मेरे ख्याल से ये है कि मतलब पहला तो ये कि क्लियर होना चाहिए कि जाना कहाँ है आपको। अगर आईएएस बनना है क्लियर तो 12th से ही डिसाइड हो जाए, उसके बाद आप ग्रेजुएशन से ही तैयारी स्टार्ट कर दें तो ज़्यादा आसान होता है। मतलब इससे क्या है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। पहली चीज़ ये होगी, पहली चीज़ तो ये होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पेरेंट्स हैं और जो आसपास के जो लोग हैं यहाँ क्या है, मोटिवेट नहीं करते हैं, है ना, हतोत्साहित कर देते हैं कि आईएएस बोले तो अरे ये आईएएस बनेगा, है ना, आईएएस की तैयारी करोगे, पहले कुछ बन जाओ, है ना, छोटी मोटी नौकरी ले लो। तो फिर होता यह है कि छोटी मोटी की नौकरी के चक्कर में कहीं के नहीं रहते हैं। जी सर। और तीसरी चीज़ ये सर, अगर तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं तो एक जो प्रॉपर जो गाइडेंस है ना, प्रॉपर गाइडेंस मतलब मिले, जिनसे भी मिलता है, जैसे सीनियर वगैरह से, या जो आईएएस है या जो तैयारी कर रहे थे सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उनसे मिल के गाइडेंस लेना चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए, ताकि जो है सही दिशा में आगे बढ़ सकें, है ना। और ये चीज़ है सर। जी। और तैयारी के दौरान जो है तैयारी के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि मतलब जो अटेम्प्ट ज़्यादा जाया मत जाए, है ना। मतलब कोशिश करना चाहिए 2-3-4 शुरुआती अटेम्प्ट में ही हम क्लियर कर सकें। ये आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम ये कोशिश करें कि ये भी हमारी सीमा तय हो जाए कि कितने अटेम्प्ट में जी सर हम ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये लक्ष्य तय करने की तरह है। बहुत सुंदर बात मनीष जी आपने कही। बिल्कुल सर। जब आपने अपनी कोचिंग शुरू की बिलासपुर में आके, तो जैसे हम कहते हैं कि कोई भी काम जब शुरू होता है तो शुरू में बड़ा चिंता और भय भी होता है मन में, क्योंकि समझाने वाले समझाते हैं अरे मनीष अच्छे भले दिल्ली में कोचिंग कर रहे थे, इतने बढ़िया इंस्टीट्यूशन से जुड़े थे, क्या ज़रूरत थी बिलासपुर में, क्या रखा है, ऐसी चीज़ें भी आपने सुनी। लेकिन आदमी सफ़र शुरू करता है तो मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया, और आज आपका कारवां काफ़ी मजबूत है। बिल्कुल। कैसे याद करते हैं उन दिनों को कि जब 4-5 ही विद्यार्थी रहे होंगे और आपने पहली क्लास ली होगी? हाँ, शुरुआत में सर 11 से स्टार्ट किए थे, है ना, मतलब 11 स्टूडेंट से। तो यही सर जो माटी के महक और मिट्टी की जो सेवा है, सेवा करने का जो धुन था वही खींच लाई। नहीं तो पैकेज तो दिल्ली में अच्छे मिल रहे थे, और शुरुआत में क्या है, डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग बहुत थे, है ना। लोगों ने बोला कि वहीं रहो, अच्छा मेट्रो सिटी है ना, यहाँ क्या मिलेगा। लेकिन मतलब आना था अपने राज्य के युवाओं को मार्गदर्शन करना था, ताकि हम जो भटके वो ना भटकें। तो 11 विद्यार्थियों से शुरू हुआ ये सफ़र, आज कितने विद्यार्थियों पर है अभी, आप कहाँ तक पहुँचे हैं? अभी लगभग 100 आसपास हैं सर। वाह। और 70 से ज़्यादा विद्यार्थी विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। कोई ऐसा अनुभव आपको याद आता है कि छत्तीसगढ़ के किसी, बिलासपुर संभाग के किसी आसपास के ग्रामीण परिवेश से आया हुआ एक बड़ा डरा सहमा सा लड़का या लड़की कोचिंग में आया और फिर उसने सफलता हासिल की, ऐसा कोई उदाहरण आपकी स्मृति में है? ऐसा कोई अनुभव आप 2-4 हुए हैं उससे? हाँ, मतलब हैं सर, मतलब कई अनुभव हैं। मतलब कुछ जो हैं, मतलब जो सिलेक्शन लिए हैं वो तो कुछ अच्छे ही थे कहना चाहिए। मतलब जो अभी मेंस इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, मतलब एक जो स्टूडेंट थी, एक लड़की थी, वो उसको बहुत दिक्कत थी, मतलब उसको समझ में ही नहीं आता था कुछ मैथ्स। मतलब वो क्या है, 35 को 2 से डिवाइड कर देती थी, है ना।
तो वो एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो मैथ्स का जो सी सेट का पेपर होता है ना, उसमें 100 में 70 प्लस करने लगी। और उसको जो जीएस भी समझ में ही नहीं आते थे, है ना। तो आखिरकार जो मेंस इंटरव्यू तक पहुंची, अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है उसका, लेकिन ये बड़ी उपलब्धि है। हाँ, ये बड़ी उपलब्धि है सर। तो यही है सर, हमारे यहाँ जो है हम गुणवत्ता पे ध्यान देते हैं, क्वालिटी पे फोकस करते हैं सर। भले ही स्टूडेंट हमारे यहाँ भी कम है, बाकी जो बिलासपुर में जैसे दूसरे जगह हैं मतलब एकदम भीड़ है, लेकिन हमारे यहाँ स्टूडेंट कम है, लेकिन हम क्वालिटी मेंटेन करके रख रहे हैं सर। मतलब जितने स्टूडेंट हैं 100 भी हम 100 है हमारे यहाँ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनको जो उद्देश्य है ना कोचिंग आने का, तो एक तो सही गाइडेंस दें हम उनको, और जो कंटेंट है ना सही कंटेंट दें, और जो भी उनके डाउट्स हैं ये क्लियर करें। मतलब इस मामले पे नंबर 1 है हम यहाँ पे। ये बताइए मुझे कि क्योंकि मुझे याद आता है एक बार एक ऐसे ही अखिल भारतीय सेवा और राज्य सेवा की तैयारी करने वाले एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान ने मुझे आमंत्रित किया पत्रकारिता से जुड़े विषय पर उन विद्यार्थियों से संवाद करने के लिए। जी सर। तो कार्यक्रम जब मेरा व्याख्यान वहाँ छोटा सा जो था और बाद में उन स्टूडेंट से बातचीत हुई थी, वो समाप्त हुई और जब मैं बाहर निकल रहा था तो मैंने देखा कि दूर एक लड़की एकांत में चुपचाप खड़ी है, बड़ी चिंतित सी, डरी हुई सी। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा आप कहाँ से हैं? तो उसने बताया कि वो मध्य प्रदेश के डिंडोरी से है, जो एक पूरा आदिवासी बहुल इलाका है और वो भी आदिवासी है। मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से ये समझाने की कोशिश की कि सबसे पहले तो आपको इस भीड़ से दोस्ती करनी पड़ेगी। क्या आप ये महसूस करते हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी पहले तो शहर के परिवेश से ही थोड़ा मिक्सअप होने में हिचकिचाते हैं, उन विद्यार्थियों से झिझकते हैं जिनके महंगे कपड़े हैं या जिनकी अंग्रेज़ी और दूसरी भाषाओं पर पकड़ बहुत गहरी है, इसको कैसे दूर करें वो? हाँ सर, ये दिक्कत आती है सर। जैसे ग्रामीण परिवेश से यहाँ पे आए तो एक भीड़ में जाने के लिए झिझक महसूस होती है। मतलब ये देखते हैं कि जो सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है, मतलब पहनावा का जो वेशभूषा है जो है उनका अलग है, इस टाइप का, तो उसके कारण दिक्कत होती है। तो हम यही बताते हैं कि मतलब वेशभूषा से कुछ नहीं होता है ना। आप में टैलेंट है, आप पढ़ाई करिए, सिलेक्शन लीजिए, वही जो आज जो अंग्रेजी वेशभूषा, पाश्चात्य वेशभूषा वाले हैं, वही आपके पीछे आएंगे करके। बहुत सुंदर बात है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। जी सर। हमारा एक बड़ा लोकप्रिय कार्यक्रम है जो बहुत देखा जाता है युवाओं में, अफसरनामा। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी आपको लगे तो आप अपनी टीम के इन युवा साथियों को, कोचिंग के जो हैं, उनको ज़रूर ये कार्यक्रम दिखाइए। बिल्कुल, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और उस कार्यक्रम में हम इन युवा अधिकारियों से, इन वरिष्ठ अधिकारियों से, सभी आयु वर्ग के अधिकारी, पुरुष और महिला अधिकारी उसमें आते हैं। जी सर। तो वो उनके अनुभव इन विद्यार्थियों के लिए बहुत कारगर होंगे। समाप्त कर रहा हूँ इस प्रश्न के साथ कि अब आप अपने नए वेंचर पब्लिकेशन के साथ भी सामने आ रहे हैं। जी सर। तो पब्लिकेशन कब तक आपका शुरू हो जाएगा और किस तरह का स्टडी मटेरियल आप विद्यार्थियों के लिए समेट कर ला रहे हैं? क्योंकि आपका एक्सपर्टाइज ज्योग्राफी में है, मेरे ख्याल से पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में भी आपकी दखल काफ़ी अच्छी है। जी सर। और आपकी जो टीम है उसके तमाम विषयों पर गहरी पकड़ होगी। तो ये जो आपका पब्लिकेशन है, मंत्रा पब्लिकेशन, ये किस तरह से सामने आ रहा है? पब्लिकेशन सर, ये तो पहली बात तो ये कि ये जनवरी तक आने का है ना। अगले साल, मतलब 2023 के स्टार्ट में, नेक्स्ट सीजन के लिए। और ये सर पब्लिकेशन का में आने का जो उद्देश्य मेन है, अभी जो हम जो क्लास में जो करा रहे हैं, है ना, क्लास में हम क्लास नोट बनाते हैं और बनवाते हैं, और जो प्रिंटेड मटेरियल जो है ना, हमारे जो एक्सपर्ट जो हैं उनके द्वारा, हमारे गाइडेंस में एक्सपर्ट द्वारा जो तैयार किए गए जो नोट्स हैं, प्रिंटेड नोट्स, वो भी अवेलेबल करवाते हैं, ताकि जो स्टूडेंट हैं उनको भटकना ना पड़े मटेरियल के लिए। नहीं तो मार्केट में क्या है, बहुत सारी बुक हैं, मतलब बुक का भंडार है, एक एक टॉपिक के 20-20, 25-25 बुक लोग लेके खरीद के रखे रहते हैं, है ना। लेकिन भटकाव आ जाता है कि पढ़ें किसे, है ना। तो मटेरियल के नाम से भटकाव ना हो करके हम एक प्रिंटेड मटेरियल और जो क्लास नोट्स है वो देते हैं स्टूडेंट लोग को।
तो हम ये चाह रहे हैं कि जो ये जो मटेरियल है ये तो लिमिटेड है, कहना चाहिए हमारे स्टूडेंट के बीच ही जाता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ के युवा जो हैं, है ना, जो हमारा इस संस्थान का डालने का जो मूल उद्देश्य था कि छत्तीसगढ़ के जो सभी प्रतियोगियों को लाभ हो। तो मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारा जो कंटेंट है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ना, एग्ज़ाम फोकस्ड है हम, तो ये जो मटेरियल है तो राज्य के जो हमारे संस्थान में जो नहीं है उन युवाओं को भी प्राप्त हो और वो इसका लाभ उठाएं सर। बिल्कुल ठीक, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। आत्मविश्वास एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी सवाल के साथ समाप्त करूंगा इस बातचीत को। आत्मविश्वास के लिए आप अपने विद्यार्थियों को क्या परामर्श देते हैं कि वो कुछ मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प बुक तो पढ़ें ही, लेकिन और किस प्रक्रिया और परंपरा से जुड़ें? जैसे हमारी सनातन परंपरा में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, हमारे वैदांतिक दर्शन की बात करें, जहाँ ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे आत्मविश्वास को, चाहे रामचरितमानस की बात करें या हम किसी भी धर्म को मानने वाले हों, अगर हम जिस भी धर्म के फॉलोअर हों, उस धर्म ग्रंथ से जुड़ी हुई अच्छी चीज़ों को हम देखते हैं, धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस। आपका क्या तरीका रहता है विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए? हाँ, एक तरीका ये भी रहता है सर, जो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं जैसे रामायण है, महाभारत है ना, भगवत जो गीता है, तो इनसे भी सीख लेने के लिए मैं बोलता हूँ क्लास में स्टूडेंट लोग को कि जो रामायण है उसमें जो राम जी के संघर्ष की कहानी है पूरी, है ना, तो उनसे सीखें, हम प्रेरणा लें। और जो महाभारत में जो है, जो पांडवों को जो संघर्ष करना पड़ता है ना, तो ये चीज़ें हैं, मतलब संघर्ष करना ही पड़ता था। मतलब ये जो लोक है, स्वर्ग बोलते हैं, स्वर्ग, नरक और पृथ्वी लोक, ये जो कर्म लोक है और यहाँ संघर्ष करना पड़ता है ना। तो संघर्ष तो मतलब यही बताते हैं कि जो ईश्वर जो हैं, ईश्वर जो मानव रूप में अवतार लिए तो उनको भी संघर्ष करना पड़ा, तो हम तो एक सामान्य मानव हैं, हमें भी संघर्ष करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी लेते हैं। और जो गीता का जो मेन दर्शन है ना, मतलब कर्म करो फल की चिंता ना करो, तो यही बोलते हैं कि आप कर्म करिए, अपना एफर्ट लगाइए, तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है ना, तैयारी की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा फुलफ़िल करिए, फिर उसके बाद छोड़ दीजिए रिजल्ट पे, मतलब जो होगा होगा, लेकिन आप अपना जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करिए। और साथ ही साथ सर जो जी। जो हम जो मतलब कुछ जो घटनाएं घटी हैं, मतलब हमारा जो अपनी जो भी लाइफ है ना, उसमें भी मतलब बहुत सारी ऐसी चुनौतियां आई, मतलब जहाँ पे कहना चाहिए मतलब पूरा टूट सकते थे, टूट के बिखर सकते थे, लेकिन टूटे नहीं। मतलब उन घटनाओं को भी बता के मतलब उनको मोटिवेट करते हैं। और जो अधिकारी जो सेलेक्ट हुए हैं, है ना, वो किन परिस्थितियों से होकर गुजरे, कैसे सेलेक्ट हुए, तो उनकी भी जो जीवन यात्रा है वो भी बता के मतलब उनको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। और जो चयनित जो अधिकारी हैं, है ना, उनको भी बीच बीच में मोटिवेट करने के लिए, गाइडेंस के लिए बुलाते हैं सर, तो उससे भी वो मोटिवेट होते हैं। तो संघर्ष बड़ा है सपनों से, संघर्ष सुखों से बढ़कर है। अगर आप ये सोचते हैं कि चंद दिनों की मेहनत और उसके बाद सफलता की मर्सिडीज़ पर सवार होकर आप दौड़ पड़ेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। आपको अपना पसीना बहाना पड़ेगा, दिन रात आपको इस लक्ष्य की साधना में लगना होगा, तब आप इसे हासिल कर पाएंगे और पूरा कर पाएंगे। और इसके बाद भी फल की चिंता नहीं करनी है, फल के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है कर्म। कर्म आपका जितना मजबूत होगा, फल के नज़दीक पहुंचने का आपका दायरा उतना जल्दी पूरा होगा और आप बहुत तेज़ी से उस फल को भी प्राप्त कर पाएंगे जिसके लिए आपने परिश्रम किया है। लेकिन हम लोग परिश्रम शुरू करने के पहले फल की चिंता में डूब जाते हैं, फल की चिंता करते हैं और यही सोचने लगते हैं कि ये फल कब हाथ आएगा। और इसीलिए जरा से परिश्रम के बाद हमें इतनी थकान हो जाती है कि अभी तो बहुत दूर हिमालय पर दिख रहा है सेब, कैसे चढ़ेंगे, कैसे पहुँचेंगे, इस मनोवृत्ति से उबरना होगा। बहुत अच्छा लगा मनीष जी आपसे बात करके, और आपके इस कोचिंग और आने वाले नए उपक्रम पब्लिकेशन के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। आगे भी हम इस कार्यक्रम में आपको जोड़ेंगे और आपसे प्रैक्टिकल कुछ दूसरे पहलुओं पर बात करेंगे। बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। और जाते जाते जैसा हमने कहा, अफसरनामा में ये अधिकारी
अखिल भारतीय सेवा और प्रतिस्पर्धी सेवाओं में सफल होने के लिए क्या टिप्स देते हैं, ये भी सुन लीजिए। आप बिल्कुल मध्य में रहिए। किसी भी एक्सट्रीम पे जाओगे तो वहाँ से जब वापस आओगे तो फिर आपको दुख होगा। बिल्कुल नीचे रहोगे तो कमी महसूस होगी, तो तकलीफ़ होगी। तो अगर आप जो है एक स्टैटिक स्टेट में रहने की कोशिश करते हो, संभव तो नहीं है, हम सभी मनुष्य हैं, तो उस स्टेज से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे होता रहेगा तो आप खुश रहेंगे। मैंने एनालाइज़ किया कि बहुत ज़्यादा किसी भी फील्ड में जो सबसे टॉप पर हैं वो सबसे खुश नहीं है, क्योंकि उनके पास समय नहीं है, वो उनके पास खुद के लिए समय नहीं है। वो जिस काम में लगे हैं उसमें उनको बहुत समय देना पड़ रहा है।